Good afternoon, everybody. Today, that is Saturday, June 5th, 2021. And this is the class for Bachelor in Business Administration, fourth semester students. And the subject is Human Resource Management. And in this class, we will be doing Social Security, right? And in the last lecture, we had completed the topic of welfare. Today, we will be starting with the Social Security. Now, let's understand what is social security. The social security का मेन पर्पस ये होता है कि पीपल विद लो मींस को रिस्क से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का मेन मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या सोशल सिक्योरिटी का मायने क्या होता है। तो के पीपल विद लो मींस यानी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत कम साधन या संसाधन है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? रिस्क से प्रोटेक्ट करना। किस किस प्रकार के रिस्क से? जैसे एक्सीडेंट हो गया, उनकी चोट लग गई, कुछ वक्त तक वो काम नहीं कर पाए। ठीक है, डिसेबिलिटी हो गई उनकी, लॉस ऑफ जॉब हो गया, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ वक्त तक काम नहीं कर पाए, बीमार हो गए, लंबा बीमार हो गए या कुछ टाइम बीमार हो गए। अब जब कमाएंगे नहीं बेचारे, वो तो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, कहाँ से उनके घर में चूल्हा जलेगा। ठीक है, इनवैलिड हो गए काम करने में। ठीक है, बीमार हो गए, किसी लंबी डिजीज में किसी लंबी डिजीज कोई हो गई, उनको बेचारे काम नहीं कर पा रहे। ओल्ड एज, बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सारे रिस्क हैं पीपल विद लो मीन्स के लिए, यानी कि ये सारे रिस्क हैं उन लोगों के लिए जो गरीब गुरबा लोग हैं, कि अगर वो उनका एक्सीडेंट हो जाए, वो लंबा बीमार पड़ जाए, अगर वो बूढ़े हो जाए, तो भाई वो तो रोज कमा के रोज खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहाँ से उनका पालन पोषण हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे लोगों को जीवन यापन के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करने के लिए जो कंसेप्ट है वो कहलाता है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी उनको सपोर्ट करती है, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। फैमिली की जो ज़रूरतें हैं, फैमिली की जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो सपोर्ट कर सकें, पूरा कर सकें और अपने जीवन को जी सकें। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बात करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी क्या है वो अब हम लोगों की समझ में आ गया है। अब देखते हैं सोशल सिक्योरिटी और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सोशल और सिक्योरिटी के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो सोशल सिक्योरिटी का मेजर्स जो हैं, वो बेसिकली उनके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल सिक्योरिटी के। सबसे पहला है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब है? कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है, कॉम्पेंसेशन का के तहत, कॉम्पेंसेशन पहला सोशल सिक्योरिटी का फॉर्म है। इसके तहत हम क्या कर रहे हैं? इसके तहत हम वर्कर्स को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं। ये फाइनेंशियल हेल्प किस प्रकार की है या कब दी जाएगी? ये जब दी जाएगी जब वर्कर एक ऐसी स्टेट में है जब वो फिजिकली डिस्ट्रेस है, फिजिकली वो इस लायक नहीं है कि वो काम करके पैसा कमा सके। ठीक है, और ये फिजिकल डिस्ट्रेस का कारण है कि वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा, वो बीमार हो गया, बुरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, इनवैलिडिटी हो गई उसको, वो काम नहीं कर पा रहा है, डिजीज हो गई उसको, कोई बीमारी हो गई, वो काम नहीं कर पा रहा है, और या ओल्ड एज है उसकी, वो बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशंस में हम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के तहत कॉम्पेंसेशन देते हैं, यानी कि कुछ पैसा उसको देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन चला सके, ताकि वो वर्कर भूखा ना मर जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरी है रेस्टोरेशन। ठीक है, अब रेस्टोरेशन के तहत सोशल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम वर्कर्स को यहाँ पे हम वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी
शॉक से उभर सके, जो उसको झटके लगे हैं, जो उसको तकलीफें हुई हैं, या जो उसके साथ जो है जो मेंटल या फिजिकल शॉक्स लगे हैं, उनको उनसे उभर सके। ये शॉक्स किस वजह से हुए हैं? इन ह्यूमन इंडस्ट्रियल वर्क की वजह से, कि वहां उससे जरूरत से ज्यादा काम दिया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसको ओवर टाइम कराया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, या ओवर टाइम कराया जा रहा है, कम रेट से पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है। जो वर्कर्स जो है उजड़ गए हैं, उनको रिहैबिलिटेट कराना, उनका पुनर्वास के लिए इंतजाम करना, ताकि उनका पुनर्वास हो सके और अब वो अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सके। ठीक है। और ताकि वो अपने काम काम दोबारा से शुरू कर सकें यूजुअल मैनर में, ताकि वो अपना काम दोबारा से शुरू कर सके और अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमा सकें। ठीक है। तीसरा है प्रिवेंशन। ठीक है, पहला हो गया कॉम्पेंसेशन, दूसरा हो गया रेस्टोरेशन, तीसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के तहत हम क्या कर रहे हैं? वर्कर्स को मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वर्कर्स अपने आप को अपने बीमारियों का इलाज कर सके। बीमारियों का इलाज कराने के लिए अपने आप अगर खाली बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकें, कुछ औजार खरीद के ले आए, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीद के ले आए, अपना काम शुरू कर सके, छोटा मोटा डिजीज अपनी बीमारी के लिए दवा दारू कर सकें। ठीक है। तो तीसरा चीज हो गई प्रिवेंशन। ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके सोशल सिक्योरिटी के। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो हैं वो दो तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं भारत में। सोशल सिक्योरिटी के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर्स को, वो दो तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो दो तरीके क्या है? नंबर पहला है सोशल इंश्योरेंस। ठीक है। नंबर पहला, पहले वे में जो प्रोवाइड किए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी, दो तरह से प्रोवाइड की जाती है। एक सोशल इंश्योरेंस है, दूसरा सोशल असिस्टेंस है। अब सोशल इंश्योरेंस क्या है? सोशल इंश्योरेंस के तहत एक कॉमन फंड बना दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं वर्कर्स, और उस वर्कर्स ही इस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे मंथली बेसिस पे, या क्वार्टरली बेसिस पे, या फोर्टनाइटली बेसिस पे। वो एक कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने पैसे में से, ये फंड बन जाता है, और इस फंड इस फंड के बेसिस पे कैश या काइंड में उन वर्कर्स को बेनिफिट दिया जाता है जिन वर्कर्स ने सोशल इंश्योरेंस लिया हुआ है, और उनका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई डिसेबलमेंट हो जाए, तो इस सोशल इंश्योरेंस से उनकी फाइनेंशियल मदद कर दी जाएगी, ताकि उनके जो डिसेबलमेंट हुआ है या एक्सीडेंट्स हुआ है, उनको कुछ ऐसा पैसा मिल जाए कि वो अपना इलाज करा सके, या कुछ दिनों के लिए कम से कम उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके। दूसरी चीज है सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस में बेनिफिट्स पर्सन्स गरीब लोगों को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट जनरल रिवेन्यूज के जरिए, जो जो जनरल रिवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के रिवेन्यूज आते हैं, उन रिवेन्यूज में से वर्कर्स को कुछ सोशल असिस्टेंस देते हैं, कुछ पैसा देते हैं गरीब वर्कर्स को जिनके पास अपने खर्चे भर का भी पैसा नहीं है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके और अपने जीवन चला सके। ठीक है। तो ये हो गया सोशल असिस्टेंस। तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो दो तरह से फराहम की जाती है वर्कर्स को, जिसमें पहला तरीका है सोशल इंश्योरेंस का, जिसमें वर्कर्स एक अपना कॉर्पस बनाते हैं मंथली बेसिस पे, वो कुछ पैसा अपने उससे कटवाते हैं, और वो पैसे के तहत वर्कर्स इंश्योर्ड रहते हैं। जिन वर्कर्स को का कोई डिसेबलमेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लंबी बीमारी हो गई, उनको उस पैसे से कॉम्पेंसेट किया जाता है। दूसरा तरीका हो गया सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस गवर्नमेंट अपने बेसिस पे करती है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस क्रिएट करके कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उस पैसे में से एक वो फंड क्रिएट कर देती है, जिससे गरीब वर्कर्स को थोड़ा सा पैसे से मदद की जा सके, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी के तहत क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं।
ठीक है, सबसे पहले है मेडिकल केयर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिसिंग है। मेडिकल केयर, कई जगहों पे ऐसे अस्पताल हैं, खैराती अस्पताल टाइप के, जहाँ मुफ्त में दवा और इलाज किया जाता है। हालांकि इनका नंबर बहुत कम है और इनमें फैसिलिटीज बहुत ही ना की बराबर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें अपने संसाधनों के हिसाब से कोशिश करती हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उनका भी मुफ्त में दवा और इलाज किया जा सके। नेक्स्ट है सिकनेस बेनिफिट इन कैश। गवर्नमेंट उन लोगों को जो बीमार हैं उनको कुछ पैसे से भी मदद करती है, ताकि वो अपना इलाज करा सकें उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है ओल्ड एज पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट। ये भी वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स अपने उस पर, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपने लेवल पर कुछ सिकनेस बेनिफिट्स या कुछ ओल्ड एज पेंशन लोगों को देती हैं। इनवैलिडिटी पेंशन, कि अगर वर्कर को इनवैलिड हो गया है, डिसेबलिमेंट हो गया है, तो उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन देगी। जैसे हैंडीकैप्स को सरकार 500 रुपये महीना एक पेंशन देती है। ठीक है, ऑल दो 500 रुपये महीना में तो आदमी एक महीने सिर्फ रोटी भी अगर खाना चाहे तो नहीं खा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो है वो है, गवर्नमेंट के पास मींस कम है। इस वजह से भाई, हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और हमारी इकोनॉमी भी का भी साइज अभी डेवलपिंग है, और जिसके साथ 150 करोड़ की आबादी है हमारी। तो जाहिर सी बात है, सरकारें भाई इतना पैसा स्पेयर नहीं कर पाती कि वो ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टाइप के बेनिफिट्स अपने सिटीजन्स को दे सके, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज, एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, और अभी बहुत काम होना बाकी है। तो मेजोरिटी का पैसा उधर निकल जाता है, प्लस हमें अपनी आर्मी को भी डेवलप करके रखना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन देश हैं, जिनसे हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी पे भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट ये है कि भाई कोई विमेन है उसके भाई वो प्रेग्नेंट है, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट के तहत उसको 6 महीने की लीव दी जाती है, 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी एंड 3 मंथ्स बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड 3 मंथ्स आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है एक्सीडेंट बेनिफिट। किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पेड लीव दे दिया आपने, 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 6 महीने लगा, उसको पेड लीव दे दी। इस फॉर्म में भी बेनिफिट दिया जाता है। सर्वाइवर्स बेनिफिट, कई बार किसी एक्सीडेंट में किसी वर्कर की जान चली गई तो उसके डिपेंडेंट्स को आपने उसकी जगह नौकरी दे दी, तो ये सर्वाइवर्स बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो ये नौकरी देने का मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी देने का मेन उद्देश्य ये है कि कम से कम उस वर्कर्स के घर का खर्चा चलता रहे, और वर्कर के घर घर खर्चा रहेगा तो कम से कम जो है वर्कर के घर में रोटी तो पकती रहेगी। अदरवाइज पता ये लगा कि वर्कर के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो ये अपने में बहुत जरूरी है कि जो डिसीज वर्कर है, जिस वर्कर का देहांत हो गया किसी भी कारण से, कोई एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से, उसके किसी डिपेंडेंट को आप नौकरी दे दीजिए, ताकि उसके कम से कम घर का दाल रोटी चलती रहे। ठीक है, अब इन्हें सोशल सिक्योरिटीज के तहत कई एक्ट्स भी सरकार ने बनाए। जैसे पहले एक्ट की अगर हम बात करें तो ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1926। 1923 में सरकार ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। इसमें वर्कमैन को कुछ बेनिफिट्स इसके तहत उन्होंने दिए। और ये बेनिफिट्स क्या क्या है, प्राइमरली उन बेनिफिट्स को देख लेते हैं। कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज इन्होंने दी। यहाँ पे जो वेलफेयर फैसिलिटीज थी वो दो तरह की थी। इंट्राम्यूनल्स, जो एस्टेब्लिशमेंट देगा, और एक्स्ट्राम्यूनल, जो कि आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, वो कहलाएंगे एक्स्ट्रा म्यूनल। ठीक है, हेलो, हेलो। मतलब आपकी आवाज फंस फंस यस के आ सर। रही है। अच्छा, ठीक। हाँ, वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम थी एक्चुअली। ठीक है,
अब दूसरा है ईएसआई एक्ट। ठीक है, ईएसआई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ईएसआई अस्पताल भी होते हैं जहाँ वर्कर्स का इलाज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिना पैसे के होता है या बहुत नॉमिनल चार्जेस पे होता है। यहाँ दवाइयाँ भी वर्कर्स को जो है फ्री में दी जाती हैं। ठीक है भाई, वर्कर्स है उनका खाना, उनके अपना खाना पीने का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, बेचारों का दवा दारू कहाँ से कराएंगे, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया और उस ईएसआई के तहत कई अस्पताल भी स्थापित किए, जो खैराती अस्पताल टाइप के, आप समझ लीजिए। खैराती अस्पताल तो नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट के अस्पताल हैं जहाँ बिना पैसे के दवाएं दी जाती हैं और वर्कर्स का इलाज किया जाता है। ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का भी प्रोविजन भी है। ऐसे वर्कर्स के लिए जो बीमार हैं, जिस वक्त काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देते हैं ईएसआई एक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ईएसआई के अंडर कौन सी फैक्ट्रीज आती है? सारी फैक्ट्रीज जो पावर पे चलती हैं, जो 20 या 20 से ज्यादा ऐसी हर फैक्ट्री। ईसी एक्ट किस पे अप्लाई होगा? ईएसआई एक्ट उस पे अप्लाई होगा सब फैक्ट्रीज पे जो पावर से चल रही हैं, 20 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनकी तनख्वाह 3,000 से कम है। ऐसी सारी फैक्ट्रियों पे ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ईएसआई कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, वो ईएसआई एक्ट को जो है एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, ईएसआई कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, इस ईएसआई में 4% वेज का एम्प्लॉयर देता है और एम्प्लॉय 1.5% अपनी वेज का एम्प्लॉय देता है टुवर्ड्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में। 4% ऑफ द एम्प्लॉय वेज का, एम्प्लॉय वेज मान लीजिए 1,000 रुपए है, तो उसमें से 1,000 में 40 रुपए एम्प्लॉयर देगा और 1.5 रुपए, यानी कि 1.5 आपका हो गया कितना? 1.5 हो गया आपका 15 रुपए, वो देगा आपका एम्प्लॉय। ऐसे इस फंड में कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के। ठीक है, ये एम्प्लॉय जो है 5 टाइम बेनिफिट देती है इंजर्ड पर्सन को। ठीक है, इनके 500 सेंटर्स है इंडिया में, 500 से ज्यादा सेंटर्स है, उसके थ्रू ये वर्कर्स को बेनिफिट देते हैं, अपने बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके तहत सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, कि वर्कर अगर सिक है तो उसको पैसा दिया जाएगा इलाज कराने के लिए, या ही विल बी पेड फॉर द टाइम नॉट वर्क। मैटरनिटी बेनिफिट इसके तहत भी है। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, बेनिफिट क्या है वो बता चुका हूँ। डिसेबलमेंट, कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया, उस का मतलब कोई एक तरीके से जिसको कह लीजिए वो हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, आँख खराब हो गई। ठीक है, हैंडीकैप। हाँ हैंडीकैप हो गया, डिसेबलमेंट, तो उसको इसके इस ईएसआई फंड के थ्रू उसको बेनिफिट किया जाएगा, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट्स बेनिफिट, अगर किसी वर्कर की का देहांत हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दी जाएगी ताकि उसके घर की दाल रोटी चलती रहे। फ्यूनरल बेनिफिट, कोई वर्कर ऐसा है जिसके पास फ्यूनरल के पैसे नहीं है, ठीक है, मतलब अंतिम संस्कार कराने के लिए पैसे नहीं है, तो उसका भी अंतिम संस्कार ईएसआई के थ्रू कराया जा सकता है। उसका जो सारा खर्चा होगा वो एसआई बियर करेगा। ठीक है, ये यूनियन और एम्प्लॉयज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि ये कहा बहुत कुछ जाता है और इसके तहत काम बहुत कम किया जाता है। ठीक है, फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है, बेनिफिट्स इनएडिक्वेट है, और बेनिफिट्स वर्कर्स तक पहुंचने में बहुत डिले होता है, जिसकी वजह से लोग इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। ठीक है, वर्कर्स को पेमेंट करते हुए एम्प्लॉयर्स जो है पेमेंट से बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं ज्यादातर, और जहां तक हो सके एम्प्लॉयर पेमेंट ना करने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके एम्प्लॉयर पेमेंट रोक ही लेते हैं कि वो वर्कर इंजर्ड हो गया,
वो उसको की कोई परवाह नहीं करते हैं, और जो कॉम्पनसेशन देना होता है वो ना देने की कोशिश करते हैं, और किसी तरह से दाएं बाएं करके वो कॉम्पनसेशन बचा ही लेते हैं। ठीक है, और इंजर्ड वर्कर बेचारा अपना परेशान घूमता रहता है। ठीक है। एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत, जबकि ये प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर भी काफी एम्प्लॉयर्स इन प्रोविजन से बचने का रास्ता कानूनी रूप से निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। ठीक है। ईएसआई एक्ट जो है पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट टू दी विमेन वर्कर्स को देती है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस पे विमेन वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स देती है। वो कंडीशंस क्या हैं? ठीक है। मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स इसमें लिखा हुआ है, ये 12 वीक्स बढ़ के 24 वीक्स हो गया है। ठीक है। ये 12 वीक नहीं है, मतलब 3 महीना नहीं है, 6 महीना हो गया है। और इस दौरान विमेन वर्कर को इसमें विमेन वर्कर को जो है 6 महीने की पूरी तनख्वाह दी जाएगी, और 25 रुपए पर महीना के हिसाब से उसको मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा। अब 6 महीने में 25 रुपए का मतलब क्या हो गया? 125 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया जाएगा मेडिकल बेनिफिट के नाम पे। 125 में तो खांसी की दवाई नहीं आती। ठीक है। और ये उसी को वर्कर को दिया जाएगा जिसने पिछले 12 महीने में कम से कम 100 दिन फैक्ट्री में काम किया है। उसी विमेन वर्कर को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अदरवाइज अगर विमेन वर्कर ये क्वालिफिकेशन पे पूरी नहीं उतरती है तो उसको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ये हुआ आया था 1952 में। इसके तहत एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट दिया जाता है, जिसको ईपीएफ एक्ट कहते हैं। ठीक है। जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड के रूप में, पेंशन के रूप में, और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के रूप में। ठीक है। अब पेंशन का कंसेप्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जहां दी जाती है वहां दी जाती है। ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ठीक है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स जो है उसके तहत वर्कर्स को इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जब तक वो सर्विस में रहते हैं तब तक ये ग्रुप इंश्योरेंस चलता है। जब रिटायर हो जाते हैं तो ये ग्रुप इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं। फर्दर आ जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि अच्छे हो सके, लेकिन फिर भी वो अपने वो वर्कर्स को वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाए जो फैसिलिटीज वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलनी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इस वजह से वर्कर्स की नजर में फेल हो गए। ठीक है। ये सिर्फ जो उन्हीं वर्कर्स को कवर करते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और सोशल सिक्योरिटी उन वर्कर्स को कवर करने में फेल हो गई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं दे पाते आप सोशल सिक्योरिटी के अंदर, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी प्रॉपरली नहीं दे पाते, तो वर्कर्स की नज़र में सोशल सिक्योरिटी की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। ठीक है। बहुत सी स्कीम्स आई सोशल सिक्योरिटी के तहत, लेकिन जो बेनिफिशियरीज है उनको पहली बात बेनिफिट उन तक पहुंच नहीं पाया, और बेनिफिट पहुंचने के लिए वो चक्कर लगाते रहे इतने ज्यादा। इसमें कागजी कार्यवाही होती थी कि बेनिफिट पहुंचते पहुंचते आदमी को बेनिफिट की जरूरत ही खत्म हो जाती थी। ठीक है। गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फंड्स रहता था, ट्रेंड स्टाफ की कमी रहती थी। ठीक है। गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी रहती थी, ट्रेंड स्टाफ की कमी रहती थी, फैसिलिटीज की कमी रहती थी, तो ये सारी स्कीम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रही थी। ठीक है। कई बार सेम तरह की स्कीम्स आ जाती थी तो वो ओवरलैपिंग होने लगी, पता लगा इस स्कीम में भी ये है, उस स्कीम में भी ये, फिर इसी पे डिबेट होने लगता था कि किस स्कीम से ये बेनिफिट हटाया जाए। ठीक है। ज्यादातर मेजर्स जो थे वो सोशल असिस्टेंस के मेजर्स थे, और सोशल इंश्योरेंस के मेजर्स बहुत कम थे।
ठीक है। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स को से कंट्रीब्यूशन करने को कहा जाता था। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉयर से करवाया जाता था, जिसके तहत एम्प्लॉयर्स भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ठीक है, तो ये था सोशल सिक्योरिटी